आपने विषमता की बात की और कहा कि विषमता तो कहीं ना कहीं होती है, लेकिन आपने एक जो आंकड़ा दिया था जो मार्जिनल फार्मर्स का, बिहार का आंकड़ा और पंजाब का आंकड़ा, जो इतना ही बड़ी विषमता है, वो इतनी बड़ी विषमता का कारण क्या है? और क्या समाज में विषमता वाकई होती ही है, लेकिन बिहार और पंजाब के बीच जो करीब 33 और 97 के बीच का जो गैप है, वो उस विषमता को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस विषमता को मिटाने के लिए जब हम नीति बनाएंगे, किसान नीति, तो किसान नीति माने कंप्लीट किसान के साथ अर्थनीति को भी देखेंगे और समाज को भी देखेंगे। तो हमको ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो है, जहाँ और जगह हर राज्य में अलग अलग है, तो इनके लिए जब हम नीति बनाएंगे कि इनको उठाना है, तो इनको जब उठाने लगेंगे तो इसी को कहते हैं, जिसको हमारे समाजवादी दर्शन में शब्द है कि क्लैश, इंटरेस्ट का क्लैश होगा, हित का संघर्ष, टकराव। तो जब हित का टकराव होगा तो ये जो फार्मर हैं, जिसके पास में नौकरी है, व्यापार है और खेती, तीनों है, और अब इसके सोशल कैरेक्टर में लाइए कि जिस किसान के पास में ये तीनों है, वो समाज के अंदर जाति में भी संख्या बल से उतनी ही ताकतवर है। इस पर गौर करिए। तो ऐसे जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले होंगे, उनको अपने कास्ट का सपोर्ट आसानी से मिल जाएगा। और देश का दुर्भाग्य होगा जब सही और गलत को सोचे बगैर किसी संगठन को, किसी सरकार को, किसी नेता को अगर जाति का अंधा संप्रदाय और जाति का अंधा समर्थन मिल जाएगा, तो यही देश का दुर्भाग्य होता है। बहुत ज़मीनी सा सवाल है मेरा। आपने इतना अनुभव है आपका, किसानों को आपने इतने करीब से देखा है और बदलते देखा है, तो बिहार के किसानों में अभी ज़मीनी स्तर पे चुनौतियां क्या हैं? क्यों वो इतनी विषमता है, जैसा कि शैलेश जी ने कहा? क्या चुनौतियां हैं उनके सामने? किस तरह से निपट रहे हैं? देखिए, एक तो ये है कि आज़ादी के बाद ही जो होना चाहिए था, भूमि सुधार का काम बिहार में नहीं हुआ। बिहार में कांग्रेस के एक नेता हुए थे, बिना जमीन वाले जाति के थे, कायस्थ थे, कृष्णवल्लभ साहब। उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बनाया था, लेकिन सभी उस समय कांग्रेस के जो नेता बाकी थे, जिस पर कांग्रेस दल पर जिनका प्रभाव था, वो सभी लैंड ओनर कास्ट थे। लैंड ओनर कास्ट माने भूमियार और राजपूत का नेतृत्व था, वो प्रभावी था। दोनों लैंड ओनर कास्ट है। कास्ट जो है वो नौकरी वाली जाति है, जमीन वाली नहीं है। हाँ, तो कृष्णवल्लभ साहब ने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बनाया, उस पर विवाद हुआ, दिल्ली तक आया। बाकी कितने दिनों के बाद उसमें और इफ बट जोड़ जाड़ करके ऐसा बनाया कि जिससे वो कानून बधिया कानून हो जाए, कानून बने लेकिन किसी काम का नहीं रहे। तो जो होना चाहिए कि अगर बिहार में भूमि सुधार का काम होता, भूमि सुधार में चकबंदी का काम होता, सिंचाई के काम होते। हम उस समय आंदोलन करते थे बिहार में, बाढ़ अकाल सुखाड़ अस्थाई निदान। अटल जी के समय में नदियों जोड़ों का जो आया, 60 के दशक में हम आंदोलन करते थे कि बिहार के अंदर सभी नदियों को आपस में जोड़ दो, क्योंकि जब गंगा में बाढ़ आती है तो बाकी नदियां नीचे चली जाती है, और जब बाकी नदियां उफान पर रहती है तो गंगा नीचे रहती है। ये वहाँ का है। तो इसीलिए हम कहते थे सभी नदियों को जोड़ दो कि कहीं नदी में पानी आवे तो पानी जहाँ नहीं है वहाँ पानी चली जाए, वहाँ पानी चला जाए। तो एक तो वो था। दूसरा, क्या हम लोग कहते थे कि जितनी छोटी, जो नरेंद्र मोदी जी ने प्रयोग किया मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में, कि 20,000 के 22,000 चेक डैम बनाया उन्होंने पहाड़ों के बीच में, पानी को, बरसात के पानी को रोको। तो उस समय हम लोग कहते थे कि बिहार के अंदर नदियों के जाल हैं, तो छोटी जो बरसाती नदी हैं, उन नदियों में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर लेवलिंग लेकर के और ऐसा चेक डैम बनाओ
कि बाढ़ के समय में डूब करके पानी चला जाए, अब जब बाढ़ सटकने लगे तो अपनी अपनी जगह पर उतना पानी रुका रह जाए। तो इससे कि अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है वो रिचार्ज होगा। और दूसरा, किसान अपने लिफ्ट इरिगेशन से, करीन से, चाहे जैसे हो, पंपिंग सेट से खेत में सिंचाई करेगा तो हमेशा उसको फसल की खेती के लिए पानी मिलेगा। और तीसरा कि उसी में अगर मत्स्य पालन का काम होगा तो वो भी एक रोजगार चलेगा। लेकिन इस पर नहीं अमल करके कोसी योजना को बनाया गया, और कोसी योजना के चलते बिहार में आज भी हमारा जो एरिया है वो एरिया उसी से पीड़ित है, उसी सिंचाई योजना से। क्योंकि 60 साल पहले योजना बनी, 60 साल में भूगोल बदल गया, सोशल कैरेक्टर बदल गया, और योजना अब तक अधूरी है। अब उस योजना को खोदने के लिए आते हैं तो इस हो करके नहर लिखा हुआ है, और यहाँ ये ऑफिस बन गया, तब कहता है इसको तोड़ो क्योंकि हमारा नहर का एरिया है। तो इसके कारण टेंशन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव टेंशन, सोशल टेंशन पैदा हो रहा है। तो आपने जो कहा ना कि ये जो बिहार में था सुधार करना। दूसरा, बिहार के कुछ एरिया हैं जहाँ बाढ़ प्रभावित नहीं है। जो दक्षिण बिहार का एरिया है उसमें बहुत बड़ा एरिया है, या उत्तर बिहार में भी छपरा से लेकर के सिवान गोपालगंज का ये एरिया है, उसमें उतना बाढ़ प्रभावित नहीं है। लेकिन उत्तर बिहार का जो पूर्वी एरिया है, मिथिलांचल का और कोसी वाला एरिया, वो बाढ़ प्रभावित एरिया है। तो वहाँ के किसान के लिए उसी तरह की जो कोई योजना बनती वो नहीं हुआ। स्टेट ट्यूबवेल लगाए गए, वो सब अनसक्सेसफुल हो गए, सब बेकार हो गए। जो सरकार के द्वारा अनुदान पर ट्यूबवेल दिए गए, उसमें 80 में मैं राज्यसभा में था तो क्वेश्चन किया था और उस पर बड़ी भारी जांच हुई। उसमें निकल करके आया कि इसके मार्फत कितना घोटाला किसान का किया गया, लूट किया गया। और उसमें कोई 40 सप्लायर पर कार्रवाई हुई और 6-8 बैंक के अफसर डिसमिस और सस्पेंड हुए। लेकिन बाकी आज तक कुछ नहीं हुआ बिहार में, वो पड़ा रह गया। जितने 80 के बाद जितने चीफ मिनिस्टर हुए सबको मैंने वो दस्तावेज दिया और सब प्रधानमंत्री को दिया, किसी ने नहीं सुना। तो नरेंद्र मोदी जी एक बार कहे तो CBI का एक डायरेक्टर आए थे मेरे पास, अफसर, उस संबंध में पूछने, तो उनसे काफ़ी चर्चा हुई। लेकिन इतना पुराना मामला वो दे दिया गया था बिहार सरकार के निगरानी विभाग के अंदर। तो फिर यहीं पर आके बात कहता हूँ, अभी जो 3 कानून कृषि कानून बने थे जिस पर हंगामा हुआ, उस 3 कानून से 60% अकेले बिहार के किसानों को लाभ मिलता, अब 40% में सारे देश के किसान को लाभ मिलता। लेकिन दुर्भाग्य कि पॉलिटिकल सिस्टम के कारण बिहार के जितने अपोजिशन लीडर थे सब ने उस कानून का विरोध किया। अपराधी कौन है? अपराधी कौन है? जबकि उनको उसका समर्थन करना चाहिए था। लेकिन पॉलिटिकल कारण से उन्होंने उस किसान आंदोलन का समर्थन किया, 3 कानून वापस हो गया। और वो 3 कानून वापस होने से अगर सबसे ज़्यादा किसी को लॉस हुआ है तो बिहार और बंगाल और असम के उधर जो किसान हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। और ये जो आंदोलन करने वाले थे उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था, उनको लाभ मिला है। आज भी हमारे किसान, आप जाओ बिहार में, हमारे इधर आज भी किसान अपने दरवाजे पर ट्रेडिशनल जो बनिया है, बनिया, हम इधर के बनिया नहीं, बिहार का बनिया है जिसको सूरी, तेली, हलवाई, कलवार कहते हैं, जिसमें तेली एक नरेंद्र मोदी की जात वाले भी हैं। लेकिन सूरी, तेली, हलवाई, सूरी माने व्यापार करने वाला, गल्ला का व्यापार ट्रेडिशनल है। तो वही घूम घूम करके किसान का खरीदता है, कहीं 2 कुंटल, कहीं 4 कुंटल, कहीं 5 कुंटल, कहीं 10 कुंटल। अब आप ही बताओ कि अपना 2 कुंटल, 5 कुंटल, 10 कुंटल, 20 कुंटल, 25 कुंटल ये माल लेकर के किसान कृषि बाजार समिति में 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर बेचने कैसे जाएगा? और उनको ले जाने में ट्रैक्टर का किराया ही इतना लगेगा
और फिर अपने समय लगेगा 16, तो उनको 2 पैसा कम मिलता है, लेकिन गांव का बनिया आता है सामने में तौल लेता है और उसको पैसा दरवाजा पर पहुंचा जाता है। नहीं, इसी में एक सवाल भी मैं जोड़ दूंगा, क्योंकि आपने कहा कि किसान आंदोलन अगर नहीं लागू नहीं हुई, किसान 3 कृषि कानून, उसमें किसानों को ही सबसे ज़्यादा, बिहार के किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। मैं MSP में खरीद पर बिहार फिसड्डी है, चकबंदी बिहार में लागू नहीं हुई है। जैसा आपने कहा कि 3 कृषि कानूनों के माध्यम से बिहार के किसानों को बड़ा फ़ायदा होना था, लेकिन कभी भी बिहार के किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? कभी भी बिहार के किसान क्यों नहीं लामबंद होते हैं? जबकि हम देखते हैं आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने नील की खेती के आंदोलन वहीं पे किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती का आंदोलन। तो आखिरकार आप भी बिहार के किसान नेता हैं, तो क्या बिहार के किसान अपने ही मुद्दों को लेकर जागरूक नहीं है, राजनेताओं की कठपुतली हैं कि वो आंदोलन के लिए सामने नहीं आ पाए? क्यों ऐसा, बिहार के किसानों का ऐसा मौन क्यों? आप एक संस्था के टीवी के एंकर हैं और आप मान लीजिए कि पहले हमारा कास्ट इंटरेस्ट है, तब एंकर का इंटरेस्ट है, तो ये आज तक वाला क्या करेगा आपको? है कोई दवाई? तो क्या बिहार के अंदर, मैंने कहा कि बिहार के दुर्भाग्य का कारण है कि वहाँ के राजनीति करने वालों ने और वहाँ के लोगों ने भी, जात के लोगों ने भी सत्ता का जातीयकरण कर दिया। उनको इससे मतलब नहीं था कि हमारे खेत को पानी मिले, हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हमारे गांव के सड़कें पक्की हो, हमारे गांव घर में बिजली आवे, इससे मतलब नहीं था। उनको मतलब था हमारे जात का मुख्यमंत्री हो गया ना, बस हमको स्वर्गलोक मिल गया। तो आप जैसा पेड़ लगाओगे वैसा फल खाओगे। इसमें मैं संपूर्ण पॉलिटिकल सिस्टम की जब बात करता हूं तो उसमें कोई पार्टी छांट के नहीं करता हूं। पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था। तो आज जो किसान अपनी बात करेगा, जब अपने किसान अपने हित के लिए अपने कुछ किसान समझ के अपने हित की बात करेगा तब ना, तो उसको तो पहले हो गया कि हमारे जात का नेता है, अब वो कह दिया दिन तो दिन, रात तो रात। जैसे हम लोग उस समय कहते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी को कि रूस वाला कहेगा वर्षा हो रही है तो दोपहर में धूप में भी कम्युनिस्ट पार्टी छाता तान लेगा, और रात में ठंडी रात में रूस वाला कहेगा भयंकर गर्मी है तो सब अपना कपड़ा उतार के फेंक देगा कि गर्मी है, कहे तो रूस कह रहा है। तो उसी तरह अगर आप अपने जाति के किसी के पीछे, जिसको कहते हैं अंधभक्ति, अंधविश्वास, तो ये जो हमारे अंदर जो मूल रूप से आप समझिए कि डॉक्टर लोहिया जब गिनाते थे सप्त क्रांति में, तो कहते थे हिंदू लोकतंत्र और ये जाति प्रथा दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। या तो लोकतंत्र रहेगा या जाति प्रथा रहेगी, या कास्ट सिस्टम रहेगा या डेमोक्रेटिक सिस्टम रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो हम लोकतंत्र को अगर स्वीकार किए तो हमको सबको मिलकर कोशिश करना पड़ेगा कि कास्टिज्म नहीं, कास्ट सिस्टम। कास्टिज्म तो कास्ट सिस्टम के पेड़ का एक फल है। हम उस बीज को निर्मूल करना चाहते हैं, कास्ट सिस्टम को। ये कास्ट सिस्टम कैसे खत्म हो? कहीं आप देखते हैं देश में, किसी आपके मीडिया चैनल में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी पॉलिटिकल फोरम पर सब केवल कहते जातीयता बहुत है। अरे कोरोना बहुत है तो नरेंद्र मोदी के जैसे कोई वैक्सीन निकालो ना कि कोरोना चिल्लाने से होगा, कुछ होगा। तो अगर जाति है और इसके कारण समाज के अंदर ये जितनी बुराइयां आप देख रहे हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हो, पॉलिटिकल सिस्टम में हो, बिजनेस सिस्टम में हो, या आपके मीडिया सिस्टम हो, किसी सिस्टम में जाइए, सारे सिस्टम के अंदर जो सिस्टम का दोष, उसमें 75% 80% अकेले दोषी है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम पर आगे और बात करेंगे, लेकिन अभी इससे पहले आपने डॉक्टर लोहिया का जिक्र किया, आपने जिक्र किया मार्जिनल फार्मर का, आपने बात की कि एक आदमी एक रोज़गार का आपने बात दिया, लेकिन मौजूदा वक्त में किसान
सबसे अधिक रोजगार की मांग करता हुआ दिखता है, क्योंकि उसकी फसल को लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। 6 दिसंबर 1963 को आपके गुरु डॉक्टर लोहिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच 3 आना बनाम 15 आना की बहस हुई थी, जिसका सदन में आप भी जिक्र कर चुके हैं। इस बहस के बाद गंगा में अब तक अरबों लीटर पानी बह चुका है और 21वीं सदी के दूसरे दशक में भी किसान परिवारों की मासिक आय 10,208 है। किसान परिवार हम सामान्यतः 3 लोगों का एक किसान परिवार मान लेते हैं, और अगर हम मानते हैं तो समझ सकते हैं इस आंकड़े से, और जो खेतिहर मजदूर हैं उससे भी नीचे हैं। तो क्या फसल का वाजिब दाम मिल जाए तो किसानों की या जो बीपीएल परिवार हैं उनको उनकी एक सम्मानजनक आय तय हो जाए? आखिरकार इस पर क्यों बात नहीं होती है? देखिए, बात इस पर होनी चाहिए कि 1951 के जनगणना के मुताबिक किसान था 71.9% और खेतिहर मजदूर था 28.1%। 2011 के जनगणना में किसान हो गया 45.01% और खेतिहर मजदूर हो गया 54.09%। 26.8% किसान कम हो गया 51 से 2011 के बीच, और 26.8% खेतिहर मजदूर बढ़ गया। आप इतने दिन से इस चर्चा किसान आंदोलन वाला करते हैं, कभी आपके द्वारा किसी आदमी का ध्यान इस ओर गया, किसी किसान नेता ने बताया कि आखिर ये 51 से लेके 2011 के बीच जो हमारा 100 में से 26 किसान 27 रखिए 8%, 26.8 माने 27, तो 100 में से हमारा 27 किसान गायब हो गया। तो किसान होने के नाते हम खोजेंगे ना, हम एज होल फार्मर कह रहा हूँ, कम्युनिटी, आपके इसमें से अगर 100 में से 27 कर्मचारी गायब हो जाए तो सब मिलकर खोजेंगे ना कि भाई कहाँ चला गया। और वो 27 जो गया तो 27 जो किसान था वो खेतिहर मजदूर हो गया, बदल गया। क्यों बदला? क्यों बदला? जोत कम हो गई। इसलिए कि उनकी जमीन बढ़ती गई, और जो जमीन बढ़ती गई तो छोटे टुकड़े में जब अलाभ कर जोत हुआ तो वो अपने खेती को छोड़ करके सब कहीं शिफ्ट कर गए, वही दिल्ली चले गए, कहीं रोजगार के खोज में चले गए। दूसरा, वही किसान है जो पार्ट टाइम मजदूरी करते हैं और खेती भी करते हैं। खेती के समय में अपना 2 महीना 1 महीना खेती कर लिया, अब बाकी समय में वो गाँव में मजदूरी भी करते हैं, राज मजदूरी के साथ करते हैं, कहीं सरकारी योजना में काम करते हैं, कहीं कमाते हैं, कहीं कमाते हैं। तो ये जो हिंदुस्तान के अंदर है इसको देखना चाहिए। किसान को काम मिले, काम कैसे दीजिएगा आप? हिंदुस्तान के अंदर नौकरी देने की सीमा क्या किसी से मैं संपूर्ण दुनिया के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या जितने लोग शिक्षित हो जाएंगे उन सभी शिक्षित लोगों को नौकरी देना किसी भी समाज और सरकार के लिए संभव है क्या? नहीं है। हम क्या करेंगे? रोजगार का मतलब एक है बड़े उद्योग और एक है कुटीर उद्योग, जो गांधी ने कहा था, जो नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। ये नए वही गांधी का दर्शन है। नए संदर्भ, नए युग के मुताबिक नया नारा देना पड़ेगा ना। तो ये क्या है, अगर हम आज भी गांव के अंदर जोर दें कुटीर उद्योग, ये विश्वकर्मा योजना क्या है, जो ट्रेडिशनल गांव के अंदर जो ट्रेडिशनल लोग हैं, ट्रेडिशनल ये हुनर वाले, ट्रेडिशनल हुनर वाले स्पेशलिस्ट, जो जाति से बंधा हुआ है। हिंदुस्तान की जाति प्रथा ये संविधान में भी लिखा हुआ है, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, नॉट कास्ट। दोनों में फर्क है क्लास एंड कास्ट में। जन्म के आधार पर जब निर्धारित हो, कर्म तो हो गया कास्ट, और पेशा के आधार पर जब निर्धारित हो उसका वर्ग, स्टेटस, तब हो गया वो क्लास।
तो हमारे यहाँ बढ़ई है, लकड़ी वाला बढ़ई है, लोहा वाला लोहार है, तेल पेरे तेली है, मिट्टी वाला कुम्हार है, सोना वाला सोनार है, पीतल वाला ठठेरा है। ऐसे जाति बना दी गई पेशा से। तो वो है क्लास, लेकिन हमने उसको कहा कास्ट, कि तुम्हारा पेशा बदलेगा लेकिन जाति नहीं बदलेगी। हुकुमदेव नारायण यादव, स्टेटस IAS अफसर, जात अहीर, OBC हुआ ना। जबकि होना क्या चाहिए कि जब हम सरकारी नौकरी में चले आए, आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए, तब ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना, तो यूनिवर्सिटी के सब प्रोफेसर चाहे किसी भी जात के हो सब ब्राह्मण हैं, हो गए। तो हम द्वंद्व में फंसे हुए हैं, हम द्वंद्व में फंसे हुए हैं। इसीलिए कहता है इसको कि रूपांतरित करो, बदलो। तो अभी जो विश्वकर्मा योजना है, विश्वकर्मा योजना में जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो परंपरागत काम करने वाले, परंपरागत माने हिंदुस्तान के अंदर परंपरागत व्यवस्था से ट्रेडिशनल पेशा करने वाले जो जाति के नाम पर लोग रहे हैं, उनके पेशा को पुनर्जीवित करे और उनके हाथों को काम दे, और वहाँ गांव की सारी आवश्यकता को वही परंपरागत पेशे पर जो कारीगर है वो पूरा करे, तो रोजगार का अवसर क्रिएट हो जाएगा। दूसरा कि उसमें उन्होंने कहा कि गरीब है वो, उसको प्रारंभ करने के लिए औजार पाती कहाँ से आएगा, तो कहा कि 15,000 रुपया सरकार के तरफ से तुमको इंसेंटिव दे देंगे कि 15,000 लो, रोज अपना उसका औजार पाती खरीदो और रोजगार शुरू करो। 1 लाख रुपया इनसे शुरू में देंगे, फिर 3 बरस अच्छा करोगे 3 लाख रुपया, फिर तुमको कम्युनिटी इंसेंटिव देंगे। अर्थात इसी को हम कहते हैं स्पेशल अपॉर्चुनिटी, जो डॉक्टर लोहिया ने कहा विशेष अवसर। अब हम उसको अगर ये विशेष अवसर दे करके खड़ा कर रहे हैं, तो उनके रोजगार को खड़ा करने का मतलब ग्रामीण भारत में करोड़ों लोगों को छोटे छोटे कुटीर उद्योग के मार्फत से रंगरेज का काम, दर्जी का काम, छपाई का काम, ये सब काम दे करके हम रोजगार खड़ा करना चाहते हैं। और रोजगार खड़ा होगा तो वहीं से सैकड़ों हजारों, आप उसी बिहार की बात करते हैं ना, उसी बिहार में सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और ये महिला सब की जो संस्था होती है, एक सखी या क्या नाम से बनाई है, आप जाके देखिए, सैकड़ों ऐसे संस्थाएं महिलाएं बना करके और अपने आप में रोजगार कर रही है, अपने स्वतः इनिशिएटिव पर देख करके आपको दंग रह जाइएगा कि स्वयं कर रही है, बिना किसी के सरकार से जो सहयोग मिलता है केंद्र सरकार वाले राशि से लेकर के। मखाना का काम है, मधुबनी पेंटिंग का काम है, अचार बनाने का काम है, ये अदौरी पापड़ बनाने का काम है, सब में अपने आप। तो ये बात नहीं है कि चाहे बिहार हो या देश हो, प्रतिभा का अभाव है, लेकिन केवल उन प्रतिभाओं को पहचानना और उनको अवसर देने का अभाव रहा है। अगर उन प्रतिभाओं को सही रूप से अवसर दिया जाए और उनको सहयोग किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, तो ये सारे प्रतिभाएं, एक संक्षिप्त में सुन लीजिए, जो दीनदयाल जी ने कहा था कि अगर 100-200 वाट के बल्ब तुम नहीं जला सकते हो, तो 100 वाट के बल्ब के बदले 0 वाट के 100 बल्ब तो लगा सकते हो। अब ये समझिए कि 100 वाट का एक बल्ब आप यहाँ जला दीजिए, और 0 वाट का 100 बल्ब अगर हम लगा दें, तो अंधेरी रात में अगर कभी ऊपर से देखिए तो ये 0 वाट के 100 बल्ब अगर लगे रहेंगे तो वो कितने सुंदर लगेंगे कि 100 वाट का एक बल्ब वाला सुंदर लगेगा। तो आज इसी को बढ़ाने की ज़रूरत थी। गांधी ने कहा, पटेल ने कहा, लेकिन हमने बदल दिया। गांधी के समय में हमारी प्राथमिकता थी कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बृहत उद्योग, ऊपर कृषि, कुटीर उद्योग, बृहत उद्योग। गांधी गए, पटेल गए, हमारा हो गया बृहत उद्योग,
जी, गांव कुटीर और उद्योग, कृषि लास्ट। गांव और पंचायत पर तफसील से बात करते हैं आपसे अभी। मैं एक बार अपने साथियों से कहूँ, कोई अगर खेती से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना अगर चाहे, खेती से जुड़ा हुआ किसी का सवाल हो। चलिए सर। नमस्ते सर, नयन नाम है मेरा। सर जैसा कि अभी बिहार की भूमि सुधार हो गई और भी बहुत सारी समस्याओं की बात आपने की, लेकिन बिहार में इतनी सारी समस्याओं के बाद भी किसान आत्महत्या सबसे कम देखी जाती है। उसके उलट महाराष्ट्र जो एक संपन्न राष्ट्र है, आर्थिक राजधानी भी मानी जाती है, राज्य मुंबई वहाँ सबसे ज़्यादा आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो ने बताया है कि सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या है। बिहार में इतनी समस्याओं के बाद भी किसान आत्महत्या इतनी कम क्यों है, जो बाकी राज्यों को अपनाना चाहिए? चलिए, बम्बई में जी सर। जहाँ आत्महत्या होते हैं विदर्भ के एरिया में, उस विदर्भ के एरिया में आप नहीं गए हैं। उस विदर्भ के एरिया में बूंद पानी पीने के लिए लोग तरफ जाते हैं। वहाँ ज़मीन है लेकिन उनके ज़मीन में कोई पैदा नहीं होते हैं, और उनको ये लोभ दिखाया गया खेती के तरक्की के नाम पर कंपनियों ने कि इसमें आप अगर ये बीटी कॉटन की खेती करोगे तो ये काफ़ी पैदा होगा। उनको लोन लिया, सब कुछ लिया, खेती किए, लेकिन एक तो उस मिट्टी उसके अनुकूल नहीं थी, हवा अनुकूल नहीं थी, दूसरी बात उसके सिंचाई के लिए साधन नहीं थे। तो वो जो उनके सामने ये कर्ज का बोझ बढ़ा और देने की क्षमता नहीं थी, कोई उसमें सहयोग करने वाले नहीं थे। कारण वो है, बिहार में वैसी स्थिति नहीं है। बिहार में गरीबी जरूर है, अभाव जरूर है, लेकिन बिहार के अंदर की मिट्टी और सब में कुछ दूसरे ढंग की खेती है। हम दूसरे संदर्भ के मायने में बिहार में कह रहे थे कि खेती का मतलब केवल एक ही नहीं है कि किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य दे दो, लेकिन अब इस ग्लोबलाइजेशन के समय में जब विश्व बाजार के अंदर जब प्रतिस्पर्धा है, हम हिंदुस्तान के अंदर क्या किसान का ये धर्म नहीं है कि हम अपने खेत के अंदर वैसे ही अनाज, फल या सब्जी वैसा ही पैदा करें जो विश्व बाजार के गुणवत्ता में हो और मुकाबला कर सके, प्रतिस्पर्धा में मुकाबला कर सके। हम खरीद के सराहने के लिए नहीं लेंगे। एफसीआई के गोदाम में लाखों टन अनाज सड़ जाता था, खुले आकाश में रखता था, और फिर उस सड़ा हुआ अनाज शराब वाले के हाथ बेचा जाता था। शराब माफिया वाले जानबूझ के, एफसीआई, ये मंडी वाले किसान, एफसीआई और ये लीकर उत्पादक, ये तीनों का तिक्रम था। एक जरूर हुआ कि कितने लोग कुछ कहे, नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प लिया कि अनाज को जो शराबेंगे और शराब बनवाएंगे, इससे बलिया 80% लोगों को खिला ही क्यों नहीं देंगे गरीब को। जब सड़ाएंगे तो उसी के पेट में सड़े, खाओ तुम, काहे को सड़ा के शराब बनवाएंगे। तो ये जो अनाज देने लगे, अनाज, कभी जाके कल्पना करिए, आप लोग जाइए, बिहार के अंदर 50% लोग थे जो आधा पेट खा के रहते थे। आज बिहार के अंदर 100% लोग हैं जो अपने भर पेट अन्न खाते हैं, किसी को अन्न का अभाव नहीं है, और चादर तान के सोते हैं। क्यों? तो ये जो नरेंद्र मोदी को जो अन्न योजना से 5 किलो करके अनाज मिला है, हर के घर में 50 किलो, 25 किलो, एक बोरी अनाज, निर्धन के घर में भी 50 किलो, 1 कुंटल अनाज जिस समय जाओ एट ए टाइम बोरी में दिखा देते हैं मुझको। देखिए सर, है, चावल खाते हैं। अब रिसर्च आया कि जो अरबा चावल खाते हैं इसके कारण प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है और पेट की बीमारी है, अरबा चावल के कारण है। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसको उसना चावल, बिहार में पहले 90% लोग उसना चावल खाते थे, धान को उबालते थे, सुखा के चावल बनाते थे, हम लोग खाते थे। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि उसना चावल हम PDF में देंगे। आप दे रहे हैं उसना चावल, तो अब उसना चावल अगर हम देंगे
तो हमको वही धान चाहिए जो उसना चावल के लायक हो। अब किसान कहेगा कि तुम्हारा उसना हो अरबा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, हम खेत में जो पैदा करेंगे सो तुमको खरीदना पड़ेगा। तो मैं इस दृष्टिकोण का कभी समर्थक नहीं हूँ। मैं राष्ट्रहित मेरा प्रथम है, तब किसान हूँ। हमको पैदा करना है। दूसरा कि अंडरग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जा रहा है। वैज्ञानिक कह रहा है कि 15 से 20 साल में बूंद बूंद पानी पीने के लिए तड़पेगा ये आदमी। सरकार कह रही है कि ऐसी फसल मत करिए जो ज़्यादा पानी पीता हो, और तब भी किसान कहता है नहीं, हम अपनी मर्जी हम वही करेंगे। जी, किसानों से तरह ग्रामीण दर्शन पर आते हैं। आपने महात्मा गांधी के ग्राम दर्शन की बात की, ग्राम उद्योग की बात की। आप भी बिजली ग्राम से ग्राम प्रधान रहे, विधायक रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, मतलब तीनों लोकतंत्र की तीनों स्तर पर आपका दखल है। 21वीं सदी की भारत में अब आप क्या मानते हैं कि कौन से स्तर पर बदलाव के पक्षकार हैं? क्योंकि आपने महात्मा गांधी की बात की, तो क्या आप मानते हैं कि पंचायती राज के कई राज्यों में जो पंचायती राज की प्रभावी व्यवस्था है वो ठीक है? जो गांधी जिस तरह की पंचायत चाहते थे ग्रामीण विकास के लिए, वो ठीक है, या पंचायतों में कोई सुधार की संभावनाएं आप देखते हैं पंचायती राज? देखिए, सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। कभी सुधारते सुधारते हम सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि जो हम सुधार करते हुए ऊपर उठते जाएंगे तो सुधार का भी क्रम ऊपर उठता चला जाएगा। इसलिए इसको नहीं समझना चाहिए कि कभी ये रुकेगा। ये निरंतर प्रक्रिया है, शाश्वत, इसी को सनातन कहते हैं। और जो सुधार होते जाता है उसी के साथ साथ उसी में रूपांतरण होते जाता है। थोड़े दिन तक लगता है सुधार हुआ, उसके बाद रूपांतरण होता है, पता नहीं लगता है माँ के पेट में हम थे और हम मरते समय में क्या रहते हैं। माँ के पेट से लेकर वहाँ तक जो रूपांतरण की प्रक्रिया है ये हम स्वयं नहीं देख पाते हैं, न समझ पाते हैं, लेकिन हो जाता है सहज स्वाभाविक। तो ये जो आपने कहा कि सभी जगह जरूरी है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, प्रशासनिक परिवर्तन और फिर संस्थागत परिवर्तन। संस्थागत जो इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन में चाहे पंचायत हो, चाहे आपका आज तक का हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो सरकार का हो या सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो, पीपी मोड का हो, जब ये प्रक्रिया चलेगी तो जब समग्रता के साथ ऐसा हो जो सब में एक साथ ही सब में समरूपता के साथ, एकरूपता के साथ नहीं, समरूपता के साथ सभी में एक साथ अगर परिवर्तन की प्रक्रिया चलती है तो संपूर्ण राष्ट्र परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। और अगर एक को परिवर्तन करना चाहेंगे और बाकी को नहीं करेंगे तो उसका भी परिवर्तन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप परिवर्तन करने लगेंगे तो या तो वो टूट जाएगा या मिट जाएगा, लेकिन परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि गंदा पानी फिर वहाँ जाते रहेगा। तो जब कभी हम बात करते हैं, मेरी दृष्टि तो पंचायत को देखा, मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि मैं पंचायत का, ग्राम पंचायत का प्रधान रहा, ब्लॉक कमेटी का प्रधान रहा, जिला परिषद का अध्यक्ष रहा, विधानसभा का सदस्य रहा, संसद का सदस्य रहा, भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर रहा, स्टेट मिनिस्टर रहा, सब रहा, लेकिन मैं जो खोज रहा था सो नहीं मिला। और क्या नहीं मिला? तो मैं रामचरित की पंक्ति पढ़ा था सुंदरकांड का कि हनुमान जी जब सीता जी को खोजने गए थे तो कहा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता अग्नित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख बैदेही। मैं ग्राम पंचायत से यात्रा करते हुए यहाँ तक आया, लेकिन मैं जिस सीता की खोज में आया था वो नहीं देख पाया, क्योंकि मुझे कहीं स्वराज और सुराज का दर्शन नहीं हो पाया। मैंने कहीं ग्राम राज देख पा रहा हूँ, न गांव गरीब किसान को देख रहा हूँ, मुझे नहीं पाया मैंने। ये मैं खुद पार्लियामेंट में बोला, क्यों? इसलिए कि जब तक आप सिस्टम को नहीं बदलो, व्यवस्था बदलने का, अब व्यवस्था बदलने का जब आप प्रयत्न करोगे तो फिर मैंने जो कहा था, व्यवस्था परिवर्तन करने चलोगे तो दो ही रास्ते हैं,
या तो चीन और रूस का रास्ता है, ये लोकतंत्र आई नहीं, या अमेरिका यूरोप का रास्ता है, लेकिन नहीं, हमें कम्युनिज्म भी फेल हो गया एंड कैपिटलिज्म वाला डेमोक्रेसी भी फेल हो गया। इसीलिए अब हमको चाहिए लोकतंत्र और समता, अर्थात बराबरी और लोकतंत्र दोनों की प्रक्रिया साथ चले। यूरोप में लोकतंत्र है लेकिन बराबरी नहीं है, डेमोक्रेसी प्लस